हेलो बच्चों, मैं कपिल द्विवेदी आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2020 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। आज का सेशन ज़बरदस्त होने वाला है। कुछ नई चीज़ें सीखनी है, कुछ नई चीज़ें समझनी है, कुछ नई चीज़ें जाननी है आपको। ओके फाइन, हम आज पढ़ेंगे क्या। लास्ट टॉपिक पे, लास्ट सेशन में, लास्ट लेक्चर में हमने कवरअप किया था ओम्स लॉ और ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक थिंग्स और रेजिस्टेंस मैंने बताया था। रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, ये मैंने सिखाया था आपको। और आज का सेशन उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा कुछ अलग सी चीज़ें सीखेंगे, जैसे रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से रिलेटेड ग्राफ, ओम्स लॉ पे कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, ये ओम्स लॉ कहाँ कहाँ फॉलोज होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, क्या हर जगह एप्लीकेबल है कि नहीं है, फिर उस पर बेस्ड अपन छोटे छोटे क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, ठीक है फाइन, ओके करेंगे। फिर आगे रेजिस्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आइए टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ग्राफ बना, कुछ ऐसा सर्किट बनाई हुई है, ठीक है। तो इस सर्किट को ध्यान से देखिए। तो ये क्या लगा रखा है मैंने, तो आप कहोगे सर सिंपल बैटरी, ये की, चलो की, ये रेहोस्टेट, ओके, दिस वन इज रेजिस्टेंस। अब आपको ये ऐसे दो चीज़ें दिख रही हैं। ये दो चीज़ें आपको पता है कि कोई भी एक्सटर्नल एप्लायंसेस अगर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट है, दिस वन इज द वोल्ट मीटर और दिस वन इज द मिली एमीटर, राइट। कुछ लोग इसे मिलीमीटर भी कहते हैं, कुछ लोग इसे एमीटर भी लिख दें, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजरमेंट करने का तरीका है। हम सर्किट में कैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मैटर ये मेरे लिए रहता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लास्ट टर्म पे, लास्ट टॉपिक पे मैंने आपको एक बात सिखाई दी कि बाय ओम्स लॉ कुछ चीज़ें आपको, नई चीज़ें मैंने सिखाई थी। क्या कि जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्टली कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। मैंने ये बताया था कि पोटेंशियल के बढ़ने पर करंट बढ़ता है, न कि करंट के बढ़ने पर पोटेंशियल बढ़ेगा। फाइन, आपको मैंने इसका एक रिलेशन सिखाया था कि I इज इक्वल टू 1/R इंटू V। हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखाया था, आप इसे GV भी लिख सकते हो। G क्या है, तो मैंने आपको बताया था दिस वन इज द कंडक्टेंस। और अगर इस R की बात करें तो दिस वन इज द रेजिस्टेंस। मेरे बेटे, मैंने आपको इस पर बहुत से कॉन्सेप्ट सिखाए, लेकिन आज कुछ क्लू समझिएगा, कुछ कह सकते हैं छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें समझिएगा। नाउ पहला पॉइंट नंबर 1, आपको बेहतर पता है कि इसका रिलेशन, अगर मैं आपसे यही कहूँ, थोड़ा सा आपको एक पहला पॉइंट देते हैं VI ग्राफ के रूप में। VI ग्राफ मतलब किसके बीच का ग्राफ है, पोटेंशियल और करंट के बीच का ग्राफ। वर्ड समझना, किसके बीच का ग्राफ है, पोटेंशियल और करंट के बीच का। ओके फाइन, देखना मेरे बेटे, मेरे बच्चे, बहुत आसान, बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाए रहिए। लेट्स सी, मैंने कहा ऐसा भी कभी आपने कोऑर्डिनेट देखा होगा, इसे हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। क्या कहते हैं, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, और ये इसका, ये वाला पॉइंट इसका क्या होता है, ओरिजिन। क्या होता है, ओरिजिन। अब अगर मैं कहूँ मेरा बच्चा कि मैंने इस वाले पॉइंट, इस वाली एक्सिस को, लेट्स सी, मैंने इसे पोटेंशियल का एक्सिस मान लिया। किसका मान लिया, पोटेंशियल का V, और इसे मैं मान लूँ करंट का I। तो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं आपसे कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि जब कोई, अभी बातें सुनना और समझना, ये बात नोट करना, मैं एक बार बता दे रहा हूं फिर से। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, फिर से बोल रहा हूं, ये बात नोट कर लेना, कहीं कॉपी में भी नोट करना, कि एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, देन ग्राफ बिटवीन बोथ क्वांटिटीज आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन और यूनिफॉर्म, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बात फिर से नोट कर लेना। इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी is directly proportional to another physical quantity, directly proportional to
another physical quantity, then graph between them is always straight line, ओके, समझ में आई बात? ओके फाइन। तो देखो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और जिस रेशियो में ये दोनों का रेशियो अगर मैं देखूं आपसे, सिंपल बात बता रहा हूं मेरा बच्चा, देखना यहां से रिलेशन हमें मिला था I इज इक्वल टू 1/r इंटू वी। मेरा बच्चा अगर मैं कहूं R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर V/I, दैट्स मीन V/I के लिए R हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए R की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। अरे R फिक्स होता है रेजिस्टेंस भाई, तब जब तक आप उसके अंदर कोई एक्सटर्नल फिनोमेना, एक्सटर्नल एक्टिविटीज एडअप नहीं करते हो, आर के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा, उसका नेचर रेजिस्टेंस का वही रहेगा। तो उस कंडीशन के लिए V/I की वैल्यू क्या हुई, कांस्टेंट। इसके बीच का ग्राफ कैसे बनेगा, डर लाइक दिस, ओके फाइन। अब सुनो मेरे बच्चे, यानी अगर मैं इस एंगल को मान लिया अल्फा, क्या मान लिया, अल्फा, कुछ लोग थीटा मानते हैं, थीटा भी मान सकते हो, तो आप ऐसे सोचो, ये समझने वाली बात है, हम इसे समझ भी सकते हैं कि क्या हो रहा है। लेट्स से ऐसे मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो अल्फा के सामने वाली ये साइड क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर अगर ये पोटेंशियल है तो ये भी पोटेंशियल होगा, मतलब ये V की वैल्यू हुई, ये किसकी वैल्यू हो गई, I की, नाम दे दो कुछ भी, OAB। सुनना और समझना मेरे बच्चे, क्या जो OA है, अब देखना यही दिमाग लगाना, इस अल्फा से देखूं, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा, 9th में या 10th में ही समझ लो, 10th वाले बच्चे हैं, 11th कहाँ, हम भी 11 12 पढ़ाते दिमाग में वही घूमता है, PBP/HHB पढ़ाया गया है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ाया गया तो और अच्छी बात है, सीखने को मिलेगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला बनता है साइन थीटा का, याद रहे। बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बनता है कॉस थीटा का, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये बनता है टेन थीटा का। बहुत बेसिक चीज सिखा रहा हूं, परपेंडिकुलर अपॉन ये PBP/HHB, ठीक। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, समथिंग लाइक दैट ऐसे बोला जाता है, ऐसे कर, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, कुछ भी कह सकते हो। तो P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिन्हें हम याद रखने का एक सिंपल सा तरीका होता है, ये सब सिंपल सी बात है, साइन थीटा, B/H कॉस थीटा एंड P/B टैन थीटा, राइट। अगर मैं आपसे कहूँ ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और जो बचा वो क्या होता है, बेस। याद रहे, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, और ये जो बचा नीचे वाला क्या हो सकता है, बेस। बच्चे हाइपोटेनस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं बदलता, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, याद रखना। हाइपोटेनस किसी भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल की। तो दिस विल नॉट बी चेंज इन एनी कंडीशन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट बेस एंड परपेंडिकुलर, बोथ आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू एंगल। दैट्स मीन अगर मैंने ये अल्फा लिया तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। अगर मैं इस एंगल से थीटा से कंसीडर करता तो ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस हो जाता। फाइन, हाइपोटेनस वही रहेगा। तो तुम कहोगे सर ये सब चीज़ें बताने का क्या लॉजिक था? ये सब चीज़ें बताने का सिंपल सा ये लॉजिक था कि आप देखो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला हुआ, tan थीटा का। तो नाउ सिंपली वी कैन से दैट इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OBA, नई चीज सीखने को मिलेगी बेटा एकदम पूरी मैकेनिज्म के साथ। OBA परपेंडिकुलर tan अल्फा, अब थीटा की जगह क्या हो गया, अल्फा, परपेंडिकुलर ये आया V/I। देखो अल्फा के सामने वाले ये साइड परपेंडिकुलर हो गई, माने AB, ऐसे लिख दो, कंफ्यूजन हो तो AB अपॉन बेस OB
ए बी कितना था v, दिस वन इज आई। ये v बाई आई क्या था, v बाई आई क्या था, r, बिल्कुल r था। यानी इसे मैं r लिख सकता हूं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। मेरे बच्चे ये जो ऐसे लाइन गई है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से इन दोनों लाइनों का ये एक प्रकार से स्लोप है। स्लोप मतलब ढलान, ढलान। तो ये स्लोप है। स्लोप किस पर डिपेंड कर रहा था, परपेंडिकुलर और बेस पर। ये जो स्लोप था ये किस पर डिपेंड कर रहा था, परपेंडिकुलर और बेस पर। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को हम ऐसे भी ले सकते हैं, इस tan थीटा को कहा जाएगा स्लोप ऑफ, नाम दे दो OA इज इक्वल टू R। यानी आप कहोगे सर इसका क्या मतलब था, इट्स सिंपल मीन कि इन VI कैरेक्टरिस्टिक्स, इन VI ग्राफ द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑलवेज रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, ऑलवेज रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। मतलब आप ये कहीं लिख भी सकते हो, मैं आपसे जो बात बोला क्या, ये नोट करके कि इन VI ग्राफ स्लोप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट resistance is always represent slope of the graph always represent resistance। ठीक है या ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ठीक, बहुत सिंपल। अब अगर कोई कहे सर चलिए ठीक है आपने इतना बताया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये भी समझ में आ गया, बट अगर यही मेरे बच्चे ये VI ग्राफ की जगह, अब अगला केस सिखा रहा हूँ, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया, नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो तो फिर मैं सिखाऊं। ठीक है, नोट करते जाना बेटे, बहुत ये पूरी मैकेनिज्म सिखा रहा हूँ, पूरी मैकेनिक्स विद मैथमेटिक्स, कैसे मैथ का इस्तेमाल करेंगे। जिन बच्चों का मैथ नहीं तैयार होगा वो बहुत सिंपल सी मैथ है, बहुत बड़ी, उसमें हवा नहीं है कि आपको परेशान होने की जरूरत पड़े, तो कॉन्सेप्ट सीखना। रब कर दूं क्या, ओके फाइन। देख बेटा, अब अगर बात मैं करूँ, थोड़ा सा समझो, बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बस थोड़ा थोड़ा। इसको भी रब कर दूं क्योंकि इसका भी कोई रोल नहीं है, वो तो सिर्फ समझाने के लिए था। सुनना, अगर मैं आपसे कहूं केस नंबर 2 या सेकंड पॉइंट, नोट नंबर 2, ठीक है, VI ग्राफ की जगह हो जाए IV ग्राफ, IV ग्राफ, मतलब अभी V ऐसे था, I ऐसे था, अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल रहा हूं। देख मेरा बेटा, हमने कहा IV ग्राफ, सुनना और समझना। देखो बात फिर से वही आ गई कि चाहे आप IV कर दो, चाहे V और I कर दो, स्ट्रेट लाइन बदलना तो नहीं, एकदम फैक्ट, स्ट्रेट लाइन तो नहीं बदलेगा, एकदम लिख ले मेरे बच्चे। पहले ही मैंने बता दिया क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट एक बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, 2-3 बार मैंने रिपीट किया, फिर से एक बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे इन फ्यूचर आपके बड़े काम आएगा। इवन 10th ही नहीं मेरे बच्चे, 11th 12th में भी जब आप जाओगे तो ऐसे छोटे छोटे क्लू जो आपको अभी मैं सिखा रहा हूँ, ये पूरी चीज़ें आगे आपको काम आएगी। नाउ फाइन, कि मैं आपसे क्या कह रहा था कि इफ़ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी, then the graph between them is always straight line। but थोड़ी सी कंडीशन यहां पे याद रखना कि वो जब कोई किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इतना तुझे समझना बेटा कि अगर सपोज करो, एक एग्जांपल मैं तुझे समझा रहा हूं, ध्यान से देखना, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो नो डाउट x और y के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर,
तो x और y स्क्वायर के बीच में ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट x और y के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन बने तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, वो आपको जाननी होगी। लेकिन अभी मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी किसी सामने वाली फिजिकल क्वांटिटी के साथ कैसा रिलेशन रखे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो इसके और उसके डायरेक्ट उसकी बात मैं कर रहा हूं। मतलब जैसे अभी अपन बोला ना x और y स्क्वायर, तो डायरेक्ट y स्क्वायर और x के बीच का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, बट x और y के बीच का नहीं। ठीक है, उसका क्या होगा बताऊंगा, सब आज थोड़ी सीख जाऊं, अगला वीडियो भी देखो ना। खैर अब अगर मैं सेम यही एंगल अल्फा की अब यहाँ अल्फा की जगह बीटा ले ले रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा समझ आने के लिए। सोचो मेरे बेटा, मेरे लल्ला, सुनो, सिंपल मेरा बेटा, मैंने इसको फिर से वही काम किया जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। ये बेटा, ये आई, दिस वन इज ऑल्सो आई, दिस वन इज बी। अब क्या हो रहा है, अब अगर यही मैं ए बी मान लूं, ये 90, कोई बात नहीं। अगर मैं कहूं इन ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए, सुनना क्या हो जाएगा, अगेन tan बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ बी। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आई बाई बी। ये वैल्यू आपको किसके इक्वल मिली, 1 अपॉन आर के। मिला क्या, हुआ क्या। अब देखो दो बातें क्या, अगर मैं चाहूं तो मैं यही ले सकता हूं, इसे, इस वाले लाइन को स्लोप बोलेंगे, पक्का पता है, स्लोप ऑफ ना ओ ए इज इक्वल टू 1/r, पहला कॉन्सेप्ट, या r इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ ओ ए। एक तरीका तो ये हो गया कि इस ग्राफ में रेजिस्टेंस, ये वाली वैल्यू, ये जो स्लोप होगा, हम ये कह सकते हैं ये 1 अपॉन आर को रिप्रेजेंट करेगा। रेजिस्टेंस को ना रिप्रेजेंट करके किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 अपॉन आर। आप कहोगे सर, अरे अभी आप तो थोड़ी देर पहले ये बताए थे हमें कि 1/r की वैल्यू किसके इक्वल होती है, जी के। तो क्या हम इस वाले ग्राफ में ये नहीं कह सकते कि स्लोप ऑफ ओ ए, ये तो वही हुआ, 1 अपॉन आर को मैंने क्या बोल दिया, जी। तो क्या इसकी जगह जी नहीं ले सकता हूं, हाँ बिल्कुल ले सकता हूं। क्या आईवी ग्राफ में यही ग्राफ कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है, यस। यानी इसे हम अगर कंडक्टेंस के नाम से जान ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आईवी के ग्राफ में, आईवी की कैरेक्टरिस्टिक्स में, नेचर में स्लोप ऑफ द ग्राफ को कंडक्टेंस, जबकि वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में से रेजिस्टेंस के नाम से प्रीफर करेंगे। अब 2 पॉइंट हो गए, नोट कर लो, तो फिर तीसरा बेट बता दो। बहुत सिंपल सी चीज़ है मेरे बेटे, थोड़ा सा समझदारी दिखाते रहो। ओके फाइन। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या हर जगह ओम्स लॉ फॉलो होगा, क्या हर जगह ओम्स लॉ हो सकता है, अप्लाई हो सकता है, क्या इसे हम एक यूनिवर्सल लॉ, जैसे ग्रेविटेशन क्लास 9 में पढ़ा था ना, ग्रेविटेशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्स मतलब इन द होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में every massive object attract to each other with a constant force which is known as gravitational force, right? तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ बच्चे, वहाँ पे हमने पढ़ा तो उसे यूनिवर्सल लॉ दिया गया, न्यूटन सर का वो लॉ यूनिवर्सल लॉ दिया गया था। लेकिन थिंक अबाउट इट कि वहाँ पे इस वजह से उसे यूनिवर्सल लॉ दिया गया था बिकॉज इन द होल यूनिवर्स एवरी मासिव ऑब्जेक्ट, लिसन केयरफुली, ये बात आगे चल के फ्यूचर में भी काम आएगी, लिसन केयरफुली, कि एवरी मासिव ऑब्जेक्ट ओनली प्रोवाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर, दे नेवर प्रोवाइड फोर्स ऑफ रिपल्सन। मासिव ऑब्जेक्ट कभी भी फोर्स ऑफ रिपल्सन प्रोवाइड नहीं करते मेरे बच्चे, ऑलवेज प्रोवाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेयर एज चार्ज बॉडी एंड पोलैरिटी, पोल्स, चार्ज बॉडी, चार्ज के कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस। तो वहाँ क्या होता था, चार्ज बॉडी प्रोवाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
always as repulsion also। मतलब हमें ये पता था कि जब प्लस प्लस मिलेगा माइनस माइनस मिलेगा तो ये दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर हम प्लस माइनस की बात करें या माइनस प्लस की बात करें तो ये दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ ये अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों दे सकते थे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट टू मासिव ऑब्जेक्ट M1 एंड M2 बोथ, तो बोथ आर देम प्रोवाइड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच अदर। अपने आप पर ये दोनों हमेशा एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दे नेवर प्रोवाइड फोर्स ऑफ रिपल्सन लाइक दिस। ओके, ये बात जल्दी बोल दिया क्या कुछ थोड़ा? हाँ, थोड़ी सी तुम लोगों से सीख रहा हूँ इंग्लिश बोलना। ओके, खैर अच्छी बात है। तो छोटा छोटा चीज़ है, तो ये समझ में आ गई क्या? रफ कर दूँ? ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो अगर आपसे कोई पूछे, जो मैं आपको बात बता रहा था कि क्या सर यूनिवर्सल लॉ बोल सकते हैं क्या ओम्स लॉ को, तो मैं आपसे ट्रूली कहूँ तो नहीं, बिल्कुल। लिख लेना अगला नोट, नोट नंबर 3, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। अब बात आई सर आखिर ऐसा क्यों, इसे हम लोग यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज हर कंडक्टर के लिए हम ये कहते हैं आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। हर कंडक्टिंग मटेरियल इस तरीके की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करे, नहीं संभव है मेरा बच्चा, नहीं संभव है। ये बात एकदम फैक्ट अपने दिल दिमाग में रख लेना, क्योंकि हर कंडक्टर, हर मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके की होती है। ज़रूरी नहीं कि उसमें हम पोटेंशियल बढ़ाते तो उस कंडक्टर में करंट बढ़ ही जाए। तुम कहोगे सर कैसे? मैं आपको बता दूं, नोट नंबर 4, दोज कंडक्टर्स और दोज मटेरियल्स और दोज दोज मटेरियल्स ही कह लो, दोज मटेरियल्स विच आर नॉट ओबेज ओम्स लॉ, लिख दे रहा हूं मेरा बेटा, दोज मटेरियल which are not obeys Ohm's law, कॉमा करके, are known as non-ohmic resistance, non-ohmic रेजिस्टेंस। ये दिमाग में एकदम बैठाए रखना कि वो सारे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओम्स लॉ को वे नहीं करते, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। एग्जाम्पल, ऑल द सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, ठीक। और सेमीकंडक्टर मैंने बताया था, काला सिर का, जर्मनी का, श्रीनगर की पाव भाजी, मतलब कार्बन को छोड़कर बाकी जितने भी होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर्स। उनसे बनने वाले, अच्छा वही नहीं, सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में सिर्फ वही सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये बच्चे मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ 10th लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इस लेवल से तैयार कर रहा हूँ कि 10th में बच्चा जब बैठता है और ओलंपियाड सोचता है अपने दिल दिमाग में, साइंस ओलंपियाड सोचता है, वो फिर फिजिक्स ओलंपियाड अगर सोचता है वो, तो उस KVPY सोचे, NTSC सोचे, तो ये NTSC सोचे, तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ काम आती हैं, क्योंकि आपके 10th का स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो सिर्फ ओम्स लॉ पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमें ओम्स लॉ सीखें ये इतने नहीं, आपकी सोच थोड़ी सी हाई बढ़ी होनी चाहिए। नॉर्मल के कंपैरिजन में आप थोड़ी सी हाई सोचोगे तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। अदरवाइज पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते तो सब हैं। आप सोचो ना कि 100 में अगर आपके क्लासरूम में 100 बच्चा 50 बच्चा बैठा है तो उसमें 1-2 बच्चों की मुश्किल से मैं तो कहूँगा फिजिक्स अच्छी क्यों होती है, बिकॉज वही 1-2 उस पर्टिकुलर चीज़ पर मेहनत करते हैं। मैं सच बता दूँ, बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, इसके लिए आप थोड़ी सी एफर्ट अगर दिखाओ ना, मोहब्बत बस इससे एक बार हो जाए फिर छुटाए नहीं छूटेगी, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। तो थोड़ा सा जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आपको अपग्रेड कर रहा हूँ कि आपको 10th क्लास में एटलीस्ट इतना आना चाहिए मेरे बच्चे। तो मैंने आपसे ये कहा सिंपल
कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, थोड़ा सा नॉलेज आपको इसके बारे में दे दूं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि आगे 12th में भी पढ़ने। सेमीकंडक्टर की बात अगर हम करें तो जो मैंने अभी बात बोला था कि ये इसमें कार्बन को छोड़ दो तो ये क्या है, ये प्योर इंसुलेटर है, ठीक है। बाकी ये जो होते हैं दीज आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन्हें कहा जाता है इंट्रिंसिक। एक मिनट, बड़ा पड़ा। अब बात कहोगे सर व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब होता है जो पैदाइशी सेमीकंडक्टर की तरह की हो। मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे कुछ देखा करो कि म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो उनके पूरे घराने में सब म्यूजिक के डायरेक्टर होते हैं, तो ऐसे ही समझ लो ये सेमीकंडक्टर है। तो ये पैदाइशी सेमीकंडक्टर, कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट होते हैं ये कार्बन को छोड़कर सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स ही होते हैं। होता क्या है, इनकी सेमीकंडक्टरों की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, वर्ड सुनना, सेमीकंडक्टरों की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, मतलब ये और इसके अंदर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएं तो कह सकते हो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ मिलाना पड़ता है। कैसे, सपोज करो मैंने पानी पिया, ऐसे एक एग्जाम्पल, कहीं कहीं हम लोग जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं भाई एक गिलास पानी दो, पानी दिया सामने वाले ने, आपने कहा यार आपका पानी का टेस्ट थोड़ा सा अलग है, आपका पानी मीठा है। तो अगर कह दें कि उस पानी के मिठास को और बढ़ाना हो तो ऐसा तो होगा नहीं सर इसे जादू मंत्र मार दो मीठा हो जाए। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, अरे सर 2 चम्मच चीनी डाल दो। आपने क्या किया कि कुछ अलग मिठास और बढ़ाने के लिए, मतलब अगर हम कहते हैं स्वीटनेस बढ़नी है तो आपने एक्सटर्नल चीज़ें मिलाई। याद रहे उस फिनोमेना को जिसमें आप कुछ अलग से मिलाते हो, दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। इन्हें डोपिंग कहा जाता है। कभी कभी देखा करो कि जो एथलेटिक्स होते हैं वो डोपिंग लेते नहीं, मतलब समझ में आ रहा है ना। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि अपनी कह सकते हैं कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो किसी एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज का सहारा लिया जाए, दैट वन इज द फिनोमेना ऑफ डोपिंग। याद रहे एथलेटिक इसलिए करते हैं बच्चे क्योंकि कभी कभी, कुछ सारे तो नहीं करते हैं लेकिन कुछ ऐसे कभी कभी फंस जाते हैं जो इधर उधर की चीज़ें ड्रग्स वगैरह करते हैं। खैर वो ख़राब आदत है, बुरी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्सटर्नल मैंने बताया ना कि एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बस वो अपने अंदर वो जो जोश है, वो जुनून है, वो बढ़ जाए, उसको बढ़ाने के लिए हम अलग से इम्प्योरिटीज एड अप करते हैं। दिस वन इज द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। नाउ सेम हियर, अगर सेमीकंडक्टरों की कंडक्टिविटी बढ़ानी होती है तो इसमें भी कुछ हम अलग से मेटल से क्या करते हैं, ऐड करते हैं, मेल्ट करके मिलाना जुलाना, उस फिनोमेना को भी डोपिंग कहते हैं। और ऐसे सेमीकंडक्टरों को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक, यहां लिख दे रहा हूं मेरे बच्चा, ऐसे सेमीकंडक्टरों को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। खैर याद रहे मेरा बच्चा, ठीक। और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारी लाइफ में 2 तरीके के होते हैं। पी टाइप, बेसिक नॉलेज है, लेते रहना। एन टाइप। पी टाइप का मतलब क्या होता है और एन टाइप का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से समझना। वो सारे कह सकते हो सेमीकंडक्टर जिनके पास, एन टाइप का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके पास खूब ज़्यादा हो, नेगेटिव इन नेचर हो। याद रहे नेगेटिव इन नेचर हो, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खूब ज़्यादा हो, ऐसे सेमीकंडक्टरों को कहते हैं एन टाइप। और इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो वो जो ब्लैंक स्पेस बनता है उन्हें हम लोग कहते हैं होल्स। जस्ट लाइक वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज। किस तरीके से, पॉजिटिव चार्ज। जैसे मैंने आपसे कहा मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी, मैंने सिखाया था ये चार्ज, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन है उतने, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालता है तो इसके ऊपर +4e के टर्म्स में चार्ज आ जाता है वो भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो +4e का चार्ज इसे क्रिएट कर देता है, क्योंकि अगर ये इसमें ऐड कर दिया जाए तो फिर से हमारी बॉडी क्या हो जाती है मेरे बच्चा, न्यूट्रल। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जब
कहीं इलेक्ट्रॉन जाता है तो उतना ही अपने लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ जाता है, जिसका नेचर पॉजिटिव की तरह होता है, और ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इन्हें कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, अब ये ऐसे बनते कैसे हैं, ये बहुत अच्छी फिनोमेना है, मैं आपको 12th में सिखाऊंगा, बट थोड़ा बहुत ऐसे आपकी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए मैं बता दूं, ये जो कार्बन फैमिली के एलिमेंट होते हैं, इन सारे एलिमेंटों के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो इनके सभी के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4। अब होता क्या है कि हमारे पास दो ग्रुप एक ऐसे मैं एक एग्जांपल समझाऊं, पेन रख दूं। सपोज करो कि ये जो जिनके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें कहते हैं टेट्रावेलेंट। क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट। और अगर हम किसी पेंटावेलेंट मतलब वो फैमिली जिसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा होगा बेटा बच्चा बताओ? वो होगा नाइट्रोजन फैमिली का। आप क्या कहते हैं अपने पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो नाइट्रोजन फैमिली जो आएगा उसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अगर उसको हम इसके साथ मर्जअप करें, फास्फोरस वाले मतलब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट को अगर इसके साथ टेट्रावेलेंट के साथ मिलाएं, मिक्स कराएं, तो सोचो ऐसे एक एग्जांपल समझो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, इधर से आया 5, तो 4 का तो बॉन्डिंग हो गई, एक की बॉन्ड नहीं होगी, एक फ्री बचा रहेगा, तो ये तो एक एटम के साथ हुआ। ऐसे अगर ढेर सारे एटम हो गए तो हर के पास ऐसे एक एक और होगा चाहता। बात समझ में आ रही है ना मेरी? कि जैसे भाई 4 ये इनके पास थे, आपने 5 वाले को मिक्सअप किया तो 4 से 4 की बॉन्डिंग तो हो गई, एक बेचारा छूट गया ना भाई। इन चार की शादी हो गई, गठबंधन सरकार बन गई, एक बेचारा कुंवारा रह गया। तो ऐसे सोचो कि अगर ऐसे 100 फैमिलियाँ 1000 फैमिलियाँ होती तो ऐसे 1000 लोग कुंवारे बचते। माँ समझ में आ रही? कुंवारे बचने का मतलब कुंवारा नहीं, यहाँ पे कुंवारे बचने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे वो जो फ्री बचा वो कौन था? इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एटम पर, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पर, अगर हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल पर, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे आ गए, ढेर सारे, 1000 आपने बोला, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ढेर सारे आ गए। सच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर नोन एज क्या? एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक। और यही टेट्रावेलेंट छोड़ो, जब इनके साथ ऐसे एलिमेंट को मिलाओ जो ट्राइवेलेंट इन नेचर हो, मतलब जिन कह सकते हो कि आप अपने पीरियोडिक टेबल में देखो जिनके लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आए। अब जिनके लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो आप सोचो कि अभी 5 आते थे तो 4 की बॉन्डिंग हो जाती थी, एक फ्री बचता था। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन आए, 3 की बॉन्डिंग हो गई तो एक खाली बच जाएगा। मतलब क्या हो, जैसे आपके घर में 4 कुर्सियाँ रखी हैं और 3 ही लोग आए तो एक कुर्सी खाली बची रह गई। तो अब 2 तरीका होता है, या तो हम ये देखें कि अरे एक कुर्सी मेरी खाली रह गई, बड़ा दुख की बात है, या तो मैं कहता हूँ अरे यार कुर्सी तो खाली है ना, क्या दिक्कत है। अब सोचना कि अभी कुर्सी 4 थी, जब 5 लोग आते थे तो एक आदमी के लिए कुर्सी कम पड़ती थी। अब 4 ही हैं लेकिन 3 लोग आए तो एक खाली कुर्सी बच गई। तो जब कहने का मतलब एक वैकेंट प्लेस रहा ना, तो वैकेंट प्लेस का नेचर किसको शो करता है? पॉजिटिव को। तो ऐसे एक एटम के अंदर एक वैकेंट प्लेस, तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर तो करोड़ों एटम होते हैं, तो ऐसे करोड़ों वैकेंट प्लेस आएंगे और इसका मतलब उसका नेचर पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं? पी टाइप। खैर, इसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे, मैं बताऊंगा आपको, वीडियोस मेरी आएंगे तो आप 12th वाली वीडियो भी उठा के देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये क्या हुआ कि ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हम बनाते हैं, इनके लिए ओम्स लॉ अप्लाइड नहीं होता। ये इसीलिए मैंने आपको इतना समझाया था, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस बनाते हैं बच्चे, वहाँ छोटी छोटी आईसी हो, कंडेंसर हो, या छोटी छोटी जो कह सकते हो करंट, एक मदरबोर्ड की बात कर लो, ठीक है, तो मदरबोर्ड में आप कभी ध्यान, कंप्यूटर का मदरबोर्ड, मम्मी बोर्ड, तो उसमें होता क्या है कि हर एप्लायंसेस में अलग अलग तरीके की करंट जाती है, तो उसमें हर एप्लायंसेस में अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं। अब जैसे मान के चलो किसी में 1 मिली एम्पियर की करंट जानी है, उसको उतना ही रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा मिलेगा तो हो सकता है डिस्ट्रॉय हो जाए, हीट कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। तो उस दशा में अब आपको सप्लाई तो वही आ रही है, तो उसके केस में छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगा के उन करंट को रोका जाता है, उनके फ्लो को रोका जाता है। और ऐसे केसेस में मैक्सिमम हम लोग सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि सेमीकंडक्टर ये काम ही ऐसा करेगा कि ये पार्शियली कंडक्ट कराएगा और पार्शियली रोकने की कोशिश करेगा। थोड़ी कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो मैंने एक्सटर्नल लगा दिया, अब डायरेक्ट उसकी जगह अगर मैं कंडक्टर ही लगा देता तो क्या होता?
अभी जो थोड़ा बहुत रुकना था वो एकदम नहीं रुकेगा और पूरा पूरा फ्लो कर जाएगा, पता लगा हमारा रेजिस्ट हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब इसीलिए सारे एप्लायंसेस में सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वेट, जो मैं आपको और एक चीज़ बता रहा था, इसका यही वजह होती है मेरे बच्चे कि इस केस के लिए जो ग्राफ होता है, आप आगे चल के सीखोगे बेटे, ये यही नहीं, मैं आपको आगे इन फ्यूचर भी बता दूंगा। इसके लिए जो ग्राफ होता है वो ग्राफ क्या होगा मेरा बच्चा? अब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। मतलब आप जैसे अभी आपने देखा कि पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट बढ़ जा रहा था, तो जब आप यही चीज़ आगे चल के ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, डायोड पढ़ोगे, डायोड के एप्लीकेशन पढ़ोगे, ठीक है, सोलर सेल पैनल वगैरह में लगते भी हैं, ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, एनपीएन पीएनपी, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको वहाँ पे दिखाई जाती है, समझाई जाती है। तो इनमें क्या होता है कि पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट नहीं बढ़ता, कभी कभी इनके पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट वेरी कर जाता है। कैसे? बढ़ाने की बजाय डिस्टर्ब हो जाएगा, ये ऐसे बन जाता है। मतलब अपनी एक्चुअल पाथ से, सॉरी, जब ये आप कहीं ना कहीं अपनी एक्चुअल पाथ से अपनी, इसको ऐसे थोड़ा सा और, अपनी एक्चुअल पाथ से ये भटक जाए थोड़ा सा रास्ता, ठीक है, अपनी एक्चुअल पाथ से जब ये रास्ता भटक जाते हैं, तो ये जो ग्राफ बना, ये किसके लिए बना? ये बना कंडक्टर्स के लिए। और ये जब ग्राफ बनता है इस तरीके से, ये किसके लिए होता है? सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक, तो अगर हम बात करें मेरा बच्चा सेमीकंडक्टर्स के लिए और कंडक्टर्स के लिए, तो आपको ये देखना है कि जो ओम्स लॉ को फॉलो किए दीज आर कंडक्टर्स, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किए दीज आर सेमीकंडक्टर्स। फाइन, ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, ये तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको समझने थे। आइए रब कर दूं? ओके, चलिए नोट कर लीजिए। नोट नहीं किए क्या? कर लेना चाहिए था नोट, सब लोग कर लो बेटा, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जल्दी मिलती नहीं है क्लास 10th स्टैंडर्ड की बुकों में, इसलिए थोड़ा सा एक्सटर्नल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो कोशिश करिए समझने की, ठीक है, 1 by 1। ओके फाइन, आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं ये है, एक मिनट, फैक्टर, अगला कॉन्सेप्ट है फैक्टर which affecting the रेजिस्टेंस। ये समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। फैक्टर विच अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ओके फाइन, देख मेरा बेटा, पहला फैक्टर, जैसा मैंने आपको उस दिन बताया भी था लास्ट लेक्चर में, तो जैसे जो बच्चे जिनका लेक्चर छूट गया हो, अगर उन्होंने अभी मुझे ज्वाइन किया है, तो प्लीज़ आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वो देखते जाओगे ना तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आप मेरी स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देखिएगा तो आपको आपके सारे डाउट्स मिल जाएंगे। बाय द वे, अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो बेझिझक आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे बच्चे, आप कमेंट में भी कर सकते हो। अदरवाइज़ मैंने, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया था कि उस पर आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। अदरवाइज़ आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा मेरी मेल आईडी, तो उस पर भी आप मुझे मेल करके क्वेश्चन को हमें इन्फॉर्म करा सकते हो, मैं आपको उसका सलूशन भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू। तो आइए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। पहला है लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस तरीके से अफेक्ट करते हैं ये? पहला, मैंने बताया था बच्चे, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे जैसे लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये पहला इक्वेशन, इसे नोट कर लेना। लेंथ बढ़ेगा, नो डाउट मेरे बच्चे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा, सेकेंड पॉइंट, ये कहता है क्रॉस सेक्शन एरिया
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगी, ये होता है जैसे ये वायर है, ऐसे मेरा बच्चा समझना, ये वायर है तो वायर की ये जो एरिया है ये दिस एरिया इज नोन एज क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो वो आपको दिखता भी रहेगा स्क्रीन पर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर मतलब अब देखो ये किससे डिपेंड करेगा, अब सोचना मेरा बच्चा। कहते ये जितना ही मोटा रहेगा उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मैंने कहा था ना कि ये जितना ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने का मतलब मोटा हुआ। ठीक, सपोज करिए ये वायर है, अब ये वायर अगर इतना है, अब कोई वायर इतना पतला है, तो याद रहे इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। भाई इजीली ये करंट को पास करा देगा। अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा सर क्यों, रीज़न क्या है? तो रीज़न ये है, सोचो जितने मोटा वायर इसका मतलब उतने इसके पास पार्टिकल होंगे कंडक्टर के, और जितना ही कंडक्टर के पार्टिकल होंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी अच्छी होती है। वर्ड सुनना, जितना ही फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ये भी नोट करने वाली बात है कि जितना ही फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उतनी ही कंडक्टिविटी अच्छी होती है, और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन कम होता है उतनी कंडक्टिविटी कम होती है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि दो तरीके का सेमीकंडक्टर मैंने सिखाया, पी टाइप और एन टाइप, किसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, तो आपने कहा सर एन टाइप में, क्योंकि आप ही ने बताया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नेगेटिव ज़्यादा नेचर होगा, वो एन टाइप होगा, और जिसमें कम होंगे वो पी टाइप होगा। तो अच्छा आप बताओ, आप समझाओ कि अगर उस वाले में एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो सेमीकंडक्टर अच्छा कौन हुआ, एन टाइप वाला या पी टाइप? तो आप सिंपल कहोगे सर जहां इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। दैट्स वाई वी कैन ईजिली से दैट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर टू मच बेटर देन दैट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप्स सेमीकंडक्टर्स आर टू मच बेटर देन दैट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। फाइन, ओके आ जाओ सेकेंड इक्वेशन। हो कैसी जिंदगी होगी, चलो समझो इधर बाय इक्वेशन प्रथम एंड द्वितीय, फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, अब एक साथ लिखता हूं, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। सी मेरा बेटा, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे, यहां एक कांस्टेंट वैल्यू आती है रो, L/A, याद रहे रो इज इक्वल टू हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई RA/L। याद रहे मेरा बच्चा, इस रो को कहा जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी क्या है अब समझना, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया कि अभी मैंने आपको जी बताया था, जी क्या होता था, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, वही मैंने कहा था वो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही मेरा बच्चा एक चीज़ और याद रखना, एक काम की बात यहीं आ गई, सुन लेना और समझ लेना कि जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस में इनवर्स का रिलेशन होता है, या हम ये कह सकते हैं कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ सेम हियर, इसको नोट कर देना ऊपर, ये कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सेम हियर मेरा बेटा, सेम हियर बच्चा, रेजिस्टिविटी जो होती है उसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, तो वो कहलाती है कंडक्टिविटी। क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। राइट, और कंडक्टिविटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। याद रखना सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ।
सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। और एक सबसे बड़ी खास बात, किसी भी मटेरियल के लिए पॉइंट टू पॉइंट है, इसे समझते रहना, ठीक है। किसी भी मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स होगी, चेंज नहीं होगी। आप ये भी हमसे कह सकते हो कि सर क्या हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिर अलग अलग होगी? हाँ बिल्कुल, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। अब कैसे मेरे बच्चे? सपोज करो मेरे बच्चे, मैं कहीं कॉपर वायर भी इस्तेमाल करता हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ने पर एल्यूमिनियम वायर भी इस्तेमाल करता हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ने पर आयरन वायर भी इस्तेमाल करता हूँ। तो क्या सबकी कंडक्टिविटी एक जैसी होगी? नहीं, हर मटेरियल की कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। अरे बच्चे ऐसे सोचो, हम जैसे कईयों बंदे हैं, कईयों लोग हैं, सबकी कह सकते हो समझने की कैपेबिलिटी एक ही जैसी होती है क्या? नहीं। अगर ऐसी होती तो सब क्लास में टॉप ना करते। तो मेरे कहने का मतलब ये हो मेरे बच्चा, ये हुआ सिंपली कि हर मटेरियल की कंडक्टिविटी, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी। मेरी बात समझ में आया? आप ये याद रखना, इन्वर्स के रिलेशन से एक फायदा मिलता है। क्या मिलता है मेरे बेटे? कि वो सारे मटेरियल जिनके लिए कह सकते हो रो की वैल्यू हाई होगी, मतलब ऐसे कह सकते हो जिनका रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। रेजिस्टिविटी हाई मतलब द एबिलिटी टू रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एबिलिटी टू रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टिविटी। तो ऐसे कंडक्टर, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर रेजिस्टिविटी हाई होगी, नो डाउट उनके अंदर कंडक्टिविटी क्या होगी? कम। क्या होगी? अरे यार ये चीज़ अगर याद करो तो मैं आपको रेजिस्टेंस की जो नेचर लिखवाया था उसमें मैंने आपको बताया था। खैर, इंसुलेटर कंडक्टर वाले टर्म्स में। दूसरी सबसे बड़ी बात मेरा बच्चा, कि जिनकी रेजिस्टिविटी कम होगी, नो डाउट कंडक्टिविटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन है। सेम हियर रेजिस्टेंस के साथ होता है मेरा बच्चा। जी उन्हीं के लिए कम होगा जिनके लिए आर की वैल्यू ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस कम होगा। जी उन्हीं के लिए ज़्यादा होगा जिनके लिए कि आर की वैल्यू क्या होगी? कम है। अब आप सोचो, ये मेरे पास एक रॉड है, प्लास्टिक रॉड है। अब ऐसे मार्कर है, ऐसे कर लो कि सर ये तो मार्कर है, रॉड कहाँ से बोल दिया? एक प्रकार का प्लास्टिक रॉड ही है। यही अगर एक मैं मेटेलिक रॉड रख लूँ, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, व्हाटएवर, तो आप बताओ क्या दोनों में से अगर मैं कहूँ इसके अंदर कंडक्टिविटी फास्ट है? आप कहोगे हाँ सर इंसुलेटर है, कहाँ से फास्ट होगा? तो इंसुलेटर है तो क्या इसका ज़्यादा होगा? रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। सोच मेरा बच्चा, क्या जिसके लिए रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, रेजिस्टिविटी बहुत हाई होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा नहीं, तो कंडक्टिविटी उसके लिए क्या हो जाएगी? कम। तो इन्वर्स का रिलेशन होता है। और दूसरी सबसे बड़ी खास बात, सबसे बड़ी चीज़ सीख लेना, आर, मैंने आपसे एक बात बोली है, वो बात ध्यान से सुनना और फिर से नोट कर लेना। फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार 4 बार बता चुका, 5वीं बार भी सुन लो। हर मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू फिक्स होगी, यानी उस मटेरियल के लिए L/A, वर्ड सुनना, अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि ये कांस्टेंट है तो L/A का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर सोचो कैसे L/A का रेशियो कैसे, जितना लेंथ, अभी मैं इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस ये सोचना कि अगर ये कांस्टेंट होगा तो रेजिस्टेंस, तो अगर पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो L/A की वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी मेरा बच्चा। कैसे? अब यही सिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल में। हो गया तो मैं रफ कर दूं, नोट कर लो, ठीक है? रफ कर दूं, कर लो फटाफट। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा, जैसे आज मैंने आपको इतना सिखाया ना, अब मैं आपको थोड़ी सी सस्पेंस में रखता हूँ जिससे आप मेरा वीडियो फिर से आ जाइए। क्योंकि होता नहीं, पहले के ज़माने देखा करो, शक्तिमान जब आता था तो शक्तिमान कब खत्म होता था? जब कपाला मरने वाला होता था। सोचो, तो सेम वैसे ही आज नहीं, हम इस पर न्यूमेरिकल आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मैं कपिल द्विवेदी अब आपसे इजाज़त लेता हूँ। आज के लिए सेशन इतना ही था। आज मैंने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको खूब अच्छे से पढ़िएगा। इस पर न्यूमेरिकल सेशन तगड़ा होगा, ज़बरदस्त होगा, ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट टर्म पर। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चे, प्लीज़ शेयर करिए इसे हर जगह तक, हर ज़रूरतमंद के पास ये वीडियो पहुँचे। हम लोग भी हर उस ज़रूरतमंद के काम आए अपने वीडियो के माध्यम से। तो शेयर करिए, लाइक करिए,
प्रेस करिए बेल आइकन को, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे।